हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक रहेगा पाउडर मिल्ड्यू ऑफ पी। पी के अंदर पाउडर मिल्ड्यू डिजीज किस तरह से नुकसान पहुंचाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। पी के अंदर देखो दोनों टाइप की डिजीज लगती है, डाउनी मिल्ड्यू भी लगेगी और पाउडर मिल्ड्यू डिजीज भी लगती है, बट ज़्यादा नुकसान पाउडर मिल्ड्यू से फैलता है। तो अपने पाउडर मिल्ड्यू के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे और आपके सिलेबस में भी सिर्फ पाउडर मिल्ड्यू ही दी गई है, तो इसीलिए अपने सिर्फ एक ही डिजीज पढ़ेंगे पी की, पाउडर मिल्ड्यू। तो सबसे पहले देखेंगे इसका कोजल ऑर्गेनिज्म एरिसाइफी पाइसी। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। पाउडरी मिल्ड्यू का कोजल ऑर्गेनिज्म पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी इज वर्ल्ड वाइड इन अक्रेंस कॉजिंग सीरियस लॉस ऑफ द क्रॉप। मतलब वर्ल्ड वाइड ये डिजीज है वो फैलती है और बहुत ज़्यादा सीरियस लॉस कर देती है क्रॉप को। नेक्स्ट देखिए, डिजीज इज कंसिडर टू बी मच मोर सीरियस देन द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी। मतलब डाउनी मिल्ड्यू भी इसके अंदर लगती है, बट ज़्यादा नुकसान इसका पाउडरी मिल्ड्यू से लगता है। इंडिया के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर मतलब ये जो डिजीज़ है वो कब देखने को मिलती है, नवंबर दिसंबर में इस डिजीज़ को नोटिस किया जा सकता है, पाउडर मिल्ड्यू को। और अब देखें इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो आर्थिक महत्व अगर देखें तो आर्थिक महत्व के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कि कितना लॉस करती हैं वो सब। तो अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये लगभग 10 to 20% मतलब लॉस कर देती है क्रॉप को। इसका जो दाना होता है वो ख़राब कर देती है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो काफ़ी लॉस हो जाता है इससे। नेक्स्ट देखिए, जो मतलब कि पाउडर मिल्ड्यू है वो लेट आती है, मतलब जो सीजन होता है उसके अंदर लेट ये अपीयर होती है। नेक्स्ट देखिए, क्रॉप सोन लेट आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय पाउडर मिल्ड्यू देन अर्ली सोन क्रॉप। मतलब लेट सोइंग अगर करते हैं तो उसके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, सीवियर पोड इन्फेक्शन कैन लीड टू पुअर सीड क्वालिटी। इससे क्या होगा, अगर पोड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो इसकी जो सीड की क्वालिटी होती है वो भी बिल्कुल डाउन हो जाता है, और डाउन। नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में, ये हुआ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम सेम वही चीज़ें वापस यहाँ पे रिपीट होगी जैसा आपने पहले पढ़ रखा था। मतलब इसके सिम्टम के अंदर क्या देखने को मिलता है, भी लीव्स हो गई, स्टेम हो गया, प्लांट का जो इसकी जो पोड बनती है वहाँ पे, प्लांट का कोई भी पार्ट हो उसके ऊपर आपको वाइट कलर की पाउडर फॉर्म में ग्रोथ देखने को मिलती है। यही इसका मेन सिम्टम रहता है। इसका मतलब सिम्टम ना बोल के आप साइन भी बोल सकते हो कि पैथोजन की विजुअल अपीयरेंस होती है, मतलब फंगस या फिर इसका जो कोई भी स्पोर होता है वो आपको विजुअलाइज रहेगा प्लांट के पार्ट के ऊपर। इस तरह से देखिए, ऐसे लगता है जैसे आटा होता है ना, आटा जैसे छिड़क देते हैं तो आटे जैसी अपीयरेंस होती है, बिल्कुल सेम उसके छोटे छोटे अपीयरेंस से होती है फंगस की। तो पूरे प्लांट को ये कवर कर लेती है। इससे जो फोटोसिंथेसिस होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, प्लांट अपना फूड नहीं बना पाता है, पौधा है वो कमजोर रह जाएगा। तो इस तरह के इसके मेनली सिम्टम होते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोबारा से अपने, फर्स्ट symptom appear on the leaves in the form of white flowery patches on both side of the leaves। फ्लोरी पैचेस मतलब फ्लोर होता है ना, आटा जो रहेगा, ठीक है, तो उस टाइप के, मतलब ऐसे लगता है कि आटा छिड़का हुआ हो, ठीक है, दोनों साइड पे रहेगा इसका। मतलब मेनली जो सिम्टम है वो दोनों साइड पे पाउडर फॉर्म में जो ग्रोथ होगी फंगस की, दोनों साइड में होगी, लीव्स की अपर साइड में भी और उसकी लोअर साइड में भी। बट डाउनी मिल्ड्यू में ध्यान रखना, जो ग्रोथ होती है वो हमेशा पत्ती की जो निचली सतह होती है वहां पे होती है। नेक्स्ट देखिए, द The disease then spread to other green parts of the plant such as tendrils। इसके जो पोर्ट्स रहेंगे, स्टेम होंगे, धीरे धीरे पूरे प्लांट के पूरे पार्ट्स को ये कवर कर लेती है। नेक्स्ट है कि पैचेस ऑन द लीव्स ओरिजिनेट इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट डिसकलर्ड स्पिक्स फ्रॉम द पाउडरी मास रेडिएट्स ऑन ऑल साइड्स। मतलब यही बता रहे हैं कि मतलब शुरू शुरू में क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे पैचेस से पड़ जाते हैं और धीरे धीरे पूरे प्लांट के जो पार्ट्स रहते हैं उसके अंदर उसको कवर कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, in the advanced stage of the disease large area of the host get coated with white flowery patches। infected plants impart dirty appearance। तो इससे क्या होता है कि मतलब जब सीवियर इन्फेक्शन इसका हो जाता है तो पूरा जो प्लांट होता है उसके ऊपर वाइट कलर की ग्रोथ फंगस की देखने को मिलती है, वाइट कलर का पाउडर पूरे प्लांट पे फैल जाता है और प्लांट क्या देगा, डर्टी अपीयरेंस देता है, मतलब देखने में ऐसे सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इन एक्सट्रीम
severe infection, the infected leaves are shed, leaving stem devoid of the leaves. तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे मतलब फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं हो पाएगा पत्ती के अंदर, और पत्ती है धीरे धीरे वो सूख जाएगी और टूट के नीचे भी गिर सकती है। तो ये इसके मेनली रहेंगे सिम्टम्स। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिजीज साइकिल। तो इसका डिजीज साइकिल के अंदर क्या देखोगे आप, सबसे पहले तो ये चीज़ देख लो, यहाँ पे देखना ये वाला जो इसका पोर्शन है, ये फेवरेबल कंडीशन, कि इसको कौन कौन सी कंडीशन होती है जो डिजीज को फेवर करेगी। तो यहाँ पे देखिए कि इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, मतलब लगभग 15 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और कितना रहेगा 70% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी अभी आप इसको बोल सकते हो। तो उस टाइम क्या होता है कि जो फंगस के जो स्पोर होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाती है। तो लगभग मतलब 4 से 5 दिन तक लगातार ऐसा टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बनी रहे, तो जो स्पोर है वो अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी और वो क्या करेंगे, आगे इन्फेक्शन कर देते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, जो पाउडरी मिल्ड्यू कौन से सीड और सोइल बोर्न दोनों टाइप की डिजीज़ है। इसका जो क्लिस्टोथीसिया होती है वो कहाँ पे, सोइल के अंदर पड़ी रहती है या फिर इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज पे पड़ी रहेगी और आगे नुकसान पहुंचा देती है। तो यहाँ पे देखेंगे अपने इसका, यहाँ से समझेंगे डिजीज साइकिल। तो डिजीज साइकिल के अंदर क्या चीज़ देखना, एक चीज़ तो आपको पता ही है कि इसके जो सेक्सुअल स्पोर होंगे कौन से होंगे, एस्कोस्पोर, और एसेक्सुअल स्पोर कौन सा रहेगा, कोनिडिया। तो जो एस्कोस्पोर रहते हैं वो कहाँ पे पड़े रहते हैं, इन्फेक्टेड जो प्लांट डिब्रीज होती है, जो मतलब कि पहले जिस क्रॉप में जो डिजीज आई हुई है वहीं पे मतलब जो अपने फसल के जो अवशेष रहते हैं उसके ऊपर ये सर्वाइव करता रहता है। तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही मतलब इन्फेक्शन करेगा, जर्मिनेट होगा, जो एस्कोस्पोर होता है वो क्लिस्टोथीसिया के अंदर रहेगा, ठीक है, क्लिस्टोथीसिया बनती है। तो वहां से वो जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके क्या होगा कि वो क्या कर देगा, वहां पे जैसे होस्टोरिया बनेगी, होस्टोरिया बनने के बाद क्या होगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, होने के बाद में क्या होगा, वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन जब होगा तो सिम्टम अपेयरेंस हो जाएगा, सिम्टम देखने को मिलेंगे, और पूरा जो प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती है, पूरा प्लांट है वो खराब हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए इसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो किसके थ्रू होगा, कोनिडिया के थ्रू होगा। और कोनिडिया कैसे फैलेंगी, या तो विंड के द्वारा मतलब हवा के द्वारा फैलेंगी, या फिर इरिगेशन वाटर के साथ भी फैल सकते हैं। तो इस तरह से इसके जो मेनली मतलब ट्रांसफर हो गए कोनिडिया। और फिर जो फंगस है वो कहाँ पे सर्वाइव करेगी, इसकी जो क्लिस्टोथीसिया होती है वो कहाँ पे सर्वाइव करती रहती है, सोइल के अंदर पड़ी रहेगी, या तो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज के ऊपर पड़ी रहेगी। और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिली और होस्ट मिला, तो वो क्या करेगी, जर्मिनेट होके और आगे इन्फेक्शन करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से इसका रहेगा लाइफ साइकिल। नेक्स्ट देखिए इसकी फेवरेबल कंडीशन आपने पढ़ी ली। यहाँ से देखिए इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन होगा, इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज। तो इन्फेक्टेड जो प्लांट डिब्रीज रहती है उसके ऊपर क्या होता है कि फंगस के जो स्पोर रहेंगे, मतलब क्लिस्टोथीसिया एस्कोस्पोर जिसके अंदर बनता है वो पड़े रहेंगे, तो वहाँ से वो जर्मिनेट होके इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज क्या करेगी, इन्फेक्शन कर देती है। और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो किसके थ्रू होगा, इसका विंड ब्लोन कोनिडिया, कोनिडिया के द्वारा इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। और फंगस सर्वाइव इन समर लेफ्ट ओवर डिब्रीज, तो समर के अंदर ये क्या करती है, जो डिब्रीज के ऊपर पड़ी रहती है। नेक्स्ट देखिए सीड इज नॉट कंसिडर्ड एज मेन सोर्स ऑफ इनोकुलम, मतलब सीड को सीड बोर्न भी डिजीज है बट मेन सोर्स आप इसको सीड को नहीं मान सकते हो। इसका जो इन्फेक्शन होता है मेनली या तो सोइल के द्वारा होगा या फिर इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज के ऊपर वहाँ से होता है। तो नेक्स्ट देखिए इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सेम वही मैनेजमेंट आ जाता है पाउडरी मिल्ड्यू का, जैसा आपने पहले जो क्रॉप की डिजीज पहले वाली क्रॉप में जो पाउडरी मिल्ड्यू पड़ी थी, सेम वही चीज़ें यहाँ भी देखेंगे कि लेट प्लांटिंग को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो लेट आती है सीजन के अंदर। नेक्स्ट देखिए आफ्टर हार्वेस्ट जो प्लांट मतलब कि प्लांट के जो फसल के जो अवशेष रहते हैं प्लांट डिब्रीज को, उनको कलेक्ट करके और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, उनको बर्न कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट देखिए वही सेम चीज़ें आ जाएंगी कि इसमें केमिकल कौन सा यूज़ करते हैं, वेटेबल सल्फर यूज़ किया जाता है या तो सल्फेक्स, मतलब जो भी सल्फर फंजीसाइड रहते हैं वो इसमें यूज़ किया जाता है 3 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर 0.03% कैलेक्सिन और या फिर कैराथेन। तो इसमें जो कैराथेन है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैराथेन के नाम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डाउनी मिल्ड्यू में क्या यूज़ कर रहे थे, मेटल एक्साइल जो कि रामबाण का काम करता है, और यहाँ पे कौन होगा, कैराथेन पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। और
सल्फर फंजीसाइड, जो भी वेटेबल सल्फर हो गया, सल्फेक्स हो गया, ये सारे 0.2% के हिसाब से, और बाविस्टिन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये रहेगा इसमें मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ है वो कौन सी यूज़ की जाती है। जैसे JP83 होगी, PM2 होगी, JP4 होगी एंड JRS14 होगी। तो ये इसकी कुछ रेजिस्टेंट वेराइटी है जो कि फसल का मैनेजमेंट करने में हेल्पफुल रहती है। तो ये इसका रहेगा मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखेंगे अपने पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोज़ की पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ पढ़ेंगे। तो इसमें भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ भी। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कोजल ऑर्गेनिज्म। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर इसका मेनली रोज का पाउडरी मिल्ड्यू जो है उसका कोजल ऑर्गेनिज्म के ऊपर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो कौन सा रहेगा, स्फेरोथीका पेनोसा। तो इसको याद कर लेना, स्फेरोथीका पेनोसा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो आर्थिक महत्व अगर दिखें तो ये भी जो डिजीज है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वर्ल्ड वाइड जहाँ भी रोज उगाया जाता है वहाँ पे ये डिजीज जो है वो आती ही आती है। नेक्स्ट देखिए, पाउडरी मिल्ड्यू इज प्रिविलेंट ड्यूरिंग अक्टूबर जनवरी इन साउथ इंडिया, और दिसंबर टू फरवरी नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, और साउथ इंडिया में कब, अक्टूबर से जनवरी के अंदर। तो ये रहेगी इसकी मेनली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट देखती हैं इसकी सिम्टम। तो सिम्टम जैसा आपने अभी भी पढ़ा था सेम वही सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि व्हाइट कलर की पाउडरी ग्रोथ की पैचेस पड़ जाते हैं पूरे प्लांट पे, और धीरे धीरे जो पैचेस है वो क्या करती है, व्हाइट कलर की जो पाउडरी ग्रोथ होती है वो पूरे के पूरे प्लांट को कवर कर लेती है। प्लांट का मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, पत्ती है वो टूट के नीचे गिर जाती है, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है, फ्लोरिंग नहीं हो पाती है। तो ये सारे इसके मेनली सिम्टम रहेंगे। फर्स्ट देखिए यहाँ पे, द सिम्टम अपीयर एज द ग्रेइश वाइट पाउडरी सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ यंग लीव्स, शूट्स एंड बर्ड्स, इन्फेक्टेड लीव्स में भी, मतलब कि प्लांट का कोई भी पार्ट हो इसके ऊपर जो पाउडरी ग्रोथ है वो फैलेगी। नेक्स्ट देखिए, डिस्टोर्टेड एंड सम लीव्स ड्रॉप में अकर, मतलब कि या तो वो पत्ती है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी या फिर टूट के नीचे भी गिर जाती है। फ्लोर बड में फेल्स टू ओपन एंड दोज दैट डू में प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी फ्लोर, मतलब कि फ्लोर बड है या तो वो ओपन ही नहीं हो पाएंगे या फिर मतलब पुअर क्वालिटी होगी फ्लोर की, मतलब अच्छा फ्लोर इससे नहीं बनता है। मेनली तो इसका मतलब फ्लोर ही यूज किया जाता है। आपको पता है फ्लोरल ये क्रॉप है जो रोज है वो काफी मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब जितने भी पूजा पाठ किए जाते हैं उसके अंदर रोज का यूज रहता ही रहता है। तो क्या है कि इसका जो फ्लोर है वो भी बिल्कुल पुअर क्वालिटी का होगा जिसको कोई लेना पसंद नहीं करता है। तो ये मतलब क्या है कि जब भी जो पूरा क्रॉप का जो सीजन होता है उसमें कभी भी ये जो डिजीज है वो आ सकती है मेनली, मतलब ऐसा नहीं है लेट ही आएगी या फिर अर्ली आएगी, मतलब पहले ही आ जाएगी, ये कभी भी अपीयर हो सकती है और पूरे प्लांट को ये बर्बाद कर देती है। इससे फ्लोवर भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा फ्लोवर का, और पूरा का पूरा जो क्रॉप है वो भी इससे बर्बाद हो जाती है। मतलब एक प्लांट पे जैसे आ गई तो उसके बाद में धीरे धीरे पूरे अपने जो फील्ड है उसके अंदर फैल जाती है। तो ये इसके मेनली रहेंगे सिम्टम। नेक्स्ट देखते हैं फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल कंडीशन वही है, टेम्परेचर रहेगा 70 to 80 फारेनहाइट, वहाँ पे था कितना 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए रहती है, 70%, इसमें ऐड कर लेना हाई ह्यूमिडिटी, मतलब 70% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस डिजीज को फेवर करती है। तो ये रहेगा इसकी मेनली फेवरेबल कंडीशन। और कूलर मतलब पीरियड रहता है जब मतलब ऐसे आर्द्रता बनी रहती है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, तो उस टाइम ये जो डिजीज है वो आती है। नेक्स्ट देखिए पैथोजन। तो इसके पैथोजन की अगर बात करें तो इसका माइसीलियम कैसा रहेगा, अब वाइट ग्रोथ आपको अपीयर होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका माइसीलियम कैसा बनेगा, वाइट कलर का रहेगा। सेप्टेट रहता है, मतलब उसमें सेप्टा प्रेजेंट रहेंगे। एक्टोफाइटिक है, एक्टोफाइटिक और एक होता है एंडोफाइटिक। एंडोफाइटिक का मतलब प्लांट के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसके अंदर ये पूरा का पूरा ग्रो करता है, पैरासिटिकली वहाँ पे पड़ा रहता है। और एक्टोफाइटिक प्लांट के जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं वहाँ पे एक्टोपैरासाइट के रूप में ये सर्वाइव करता है। नेक्स्ट देखिए, एंड सेंड ग्लोबोज होस्टोरिया, मतलब इसके जो होस्टोरिया बनेगी वो अभी अभी अपने आगे इमेज देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल की, वहाँ भी आप नोट कर सकते हो कि इसमें
इस तरह के ग्लोबोज होस्टोरिया बनती है। मतलब होस्टोरिया क्या होती है कि चुस्कांग जिसको बोलते हैं कि ऐसा मतलब कि फंगस ऐसी स्ट्रक्चर बना देती है जिससे एंट्री लेके वो प्लांट की सरफेस पे और क्या करती है जिससे वो न्यूट्रिशन लेता है। तो वो न्यूट्रिशन लेने का काम कौन करता है? होस्टोरिया करता है। और होस्टोरिया किस तरह से बनेगा, उसकी शेप कैसे रहती है? ऐसे ग्लोबोज गोलाकार मतलब रहेगी इनटू द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द होस्ट। मतलब होस्ट की जो एपिडर्मल सेल्स है उसके अंदर एंट्री लेगी और इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। नेक्स्ट देखिए कोनिडियोफोर आर शॉर्ट एंड इरेक्ट। इसका जो कोनिडियोफोर रहता है वो भी शॉर्ट रहेगा, मतलब छोटा रहेगा और इरेक्ट रहता है। इसमें जो कोनिडिया जैसे बनते हैं वो इस तरह से बनेंगे, ऐसे वर्टिकली मतलब अरेंज रहते हैं। अभी मतलब आगे भी आप देख लेना इसमें जो इस तरह से इसका जो कोनिडियोफोर है वो बनता है। आगे आप इमेज भी देख लेना, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट देखिए इसमें जो क्लिस्टोथीसिया है, क्लिस्टोथीसिया मतलब सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी जो है, तो उसके अंदर आपको पता ही है कि एस्कोस्पोर बनेंगे। तो क्लिस्टोथीसिया बनता है इसके अंदर, वो कैसा रहेगा? होम टुवर्ड द एंड ऑफ द सीजन ऑन द लीव्स पेटल्स और स्टेम्स एंड थ्रोन्स। मतलब कि प्लांट का जो पार्ट रहते हैं सारे के ऊपर क्लिस्टोथीसिया का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर जैसे प्लांट है वो पूरा बर्बाद हो चुका है, वो जैसे सूख के टूट गया है, खत्म हो गया है, तो उसके ऊपर फिर ये क्लिस्टोथीसिया जो है वो सर्वाइव करता रहता है। और जैसे ही न्यू होस्ट मिला उसको वो वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कर देगा और पूरा वहाँ पे नुकसान पहुँचा देगा। नेक्स्ट देखिए क्लिस्टोथीसिया आर विद सिंपल माइसिलोइड अपेंडेजेस। माइसिलोइड अपेंडेजेस क्या रहते हैं? आपको पहले भी मैंने एक बार बताया था इस तरह से कि इसमें इस तरह के इसके अपेंडिसेस रहते हैं भी। मतलब क्लिस्टोथीसिया की अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, तो उसके अंदर क्या रहता है, उसके जो अपेंडिसेस बनते हैं अलग अलग तरह के। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इस तरह से माइसिलोइड अपेंडिसेस बनते हैं जो कि मतलब क्या करते हैं, ये अपेंडिसेस क्या काम आते हैं? ये प्लांट के ऊपर, प्लांट की जो सरफेस के ऊपर इसको चिपकाने में मदद करते हैं। इनकी हेल्प से वो वहाँ पे चिपक जाता है, जो अपेंडिसेस होते हैं वो इसमें हेल्प करेंगे इसको। ईच एस्कस कंटेन 8 एस्कोस्पोर। ये तो आपको पॉइंट ध्यान में ही है कि जो भी एसआई बनती है उसके अंदर कितने एस्कोस्पोर बनते हैं? 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, मैं बहुत बार आपको बताया भी है कि ये कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आता है कि एस्कोस्पोर कितने बनते हैं, तो एक एसआई के अंदर 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ से देखिए इसका लाइफ साइकिल, तो ये देखिए जो इन्फेक्टेड रोज और इन्फेक्टेड जो रोज का प्लांट है वहाँ पे देखिए जो इसके इन्फेक्टेड प्लांट के पार्ट है जिसके ऊपर जैसे इन्फेक्शन आया हुआ है, तो फिर आगे क्या होगा? इन्फेक्शन किस तरह से होगा? तो एंथ्रीडियम बनेगा और एस्कोगोनियम बनेगा। ठीक है, एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम बनेगा। एंथ्रीडियम क्या है? मेल फंगस का सेक्स ऑर्गन हो जाएगा और फीमेल फंगस का कौन सा रहेगा? एस्कोगोनियम रहेगा। अब इनमें क्या होगा? फ्यूजन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। और फिर क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन होने के बाद में क्या होगा कि एस्कोस्पोर का जैसे फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट देखिए ओवर विंटर क्या होगा कि जैसे फिर उसके बाद में कैसे बनेगी जो फ्रूटिंग बॉडी, कौन सी बनेगी? क्लिस्टोथीसिया बनेगी इस तरह से। और ओवर विंटर वो क्या करती है कि पड़ी रहती है जो या तो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज में या तो सोइल के अंदर। नेक्स्ट देखिए इसमें माइसेलोइड अपेंडेजेस, मतलब इस तरह के अपेंडेजेस बनते हैं जो सरफेस पे चिपकने में हेल्प करते हैं इसको, क्लिस्टोथीसिया को। तो इसके अंदर जैसे इस तरह से अपेंडेजेस निकलेंगे, फिर क्या होगा कि इस तरह से इसमें एस्कस का फॉर्मेशन होगा जिसके अंदर 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। और अब जैसे मतलब इसकी जो वाल है वो फट जाएगी और एस्कोस्पोर जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अब रिलीज होने के बाद में क्या करेंगे? आगे इसका जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन किस तरह से होगा? यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से इस तरह से इसका वो एपिडर्मिस जो होती है प्लांट की उसके अंदर इन्फेक्ट करके और आगे इसका डायरेक्ट जर्मिनेशन हो जाता है, होस्टोरिया जैसे बनाएगा। ये देखिए मैंने आपको बोला ना ग्लोबोज होस्टोरिया रहती है। यहाँ से आप देखिए इमेज में भी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिए फिर आगे क्या होगा कि फिर बाद में क्या होगा कि इसमें सेकेंडरी स्पोर बनते हैं। कौन से बनेंगे? कोनिडिया बनेंगे। कोनिडिया इस तरह से होंगे, इरेक्टो रहते हैं, ठीक है, वर्टिकली अरेंज रहते हैं। तो वो फिर आगे क्या करेंगे? सेकेंडरी इन्फेक्शन करने में मदद करते हैं। एक तो इसका यहाँ से ये हो जाएगा इसका लाइफ साइकिल। एक आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज है उस पर कोनिडिया भी सर्वाइव करेंगे। तो वो कोनिडिया निकलेगा, जैसे कोनिडिया लिबरेट होगी और क्या करेंगे? आगे जर्मिनेशन कर देंगे और डायरेक्ट इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जैसे क्लिस्टोथीसिया था उसके ऊपर ओवर
ओवरविंटरिंग जो माइसीलियम रहेगा उसके बाद में क्या बनेंगे, कोनिडिया 4 बनेंगे, उसके ऊपर कोनिडिया बनेगा और कोनिडिया आगे जर्मिनेट कर जाएंगी। तो इस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता है। दो चीज़ें आप ध्यान में रखना है, इसका सेक्सुअल स्पोर और एसेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर कौन सा रहेगा, एस्कोस्पोर रहेगा, वो किस तरह से बनेगा और कौन सी उसकी फ्रूटिंग बॉडी बनती है, तो इसमें क्लिस्ट्रोथीसिया बनती है जिसके अंदर एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और डायरेक्ट कोनिडिया जो है वो डायरेक्ट जर्मिनेट करके और आगे इन्फेक्शन कर देते हैं। तो ये इसका रहेगा लाइफ साइकिल। नेक्स्ट अपने इसका देखना है मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल, मतलब कहाँ पे सर्वाइव करती है और मोड ऑफ स्प्रेड कैसे होगा, फैलती कैसे है। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, आपको बता ही दिया कि किसके थ्रू फैलेगी, कि कोनिडिया के द्वारा या तो एस्कोस्पोर के द्वारा। और इसमें कोनिडिया जो है वो क्या करते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होगा, कोनिडिया के थ्रू होगा और प्राइमरी इन्फेक्शन किससे होता है, कोनिडिया या फिर एस्कोस्पोर के द्वारा, जो कि इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज पे सर्वाइव करते रहते हैं या तो सोइल के अंदर पड़ा रहता है जो क्लिस्टोथीसिया है। नेक्स्ट देखिए, द फंगस ओवर विंटर एज माइसीलियम इन डोरमेंट बड्स एंड शूट्स विच आर नॉट इंटायरली किल्ड। तो मतलब कि जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज है उसके ऊपर भी जो फंगस के स्पोर है वो सर्वाइव करते रहते हैं और जैसे उसको होस्ट मिला वो आगे इन्फेक्शन कर देंगे। मैनेजमेंट सेम इसका सेम ही रहेगा जैसा अभी भी आपने पढ़ा था कि पूरे जो प्लांट के पार्ट है, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट है, उनको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जो प्लांट अपना खत्म हो चुका है उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। फील्ड में साफ सुथरा रखना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसको स्प्रे करनी चाहिए किससे, वेटेबल सल्फर से। डाइनोकैप हो गया, वेटेबल सल्फर हो गया, कैराथिन हो गया, ये इसके कॉमन फंजीसाइड अपने यूज़ करते हैं, सल्फर फंजीसाइड जो कि हैं। ठीक है, इसमें कार्बेंडाजिम 0.1% के हिसाब से भी स्प्रे कर सकते हो जिससे काफ़ी हद तक मतलब कंट्रोल किया जा सकता है डिजीज़ को। नेक्स्ट है सल्फर डस्ट, 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर डस्ट का यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ सल्फर एट हायर टेम्परेचर कंडीशन विल बी फाइटोटॉक्सिक, मतलब कि अगर हायर टेम्परेचर अगर हो जाए उस टाइम अगर सल्फर का आप डोज डाल रहे हो फील्ड के अंदर तो वो फाइटोटॉक्सिक भी हो सकता है। फाइटोटॉक्सिक मतलब कि जो प्लांट है उसको उसके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट छोड़ता है, उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो मतलब कि जब टेम्परेचर नॉर्मल हो उस टाइम इसका स्प्रे करना चाहिए और इस तरह से ये इसका मैनेजमेंट रहेगा। तो यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है दोनों डिजीज़, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ये रोज एंड पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी। थैंक यू वेरी मच।